हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने चैनल पर टीएसटी, पीएचडी और एएलटी को देखते हुए हम लोग सामाजिक अध्ययन में फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान में जो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है उसको अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन हम लोग अब जो है उसे थ्योरेटिकल वीडियो के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को एक नए तरीके से हम लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था वह था आपके भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आप लोगों का संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के क्रम में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे देश का संविधान बना, उसमें क्या-क्या घटनाएँ हुई थी, तब जाके हमारा संविधान बना और लागू हुआ। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में संविधान की विशेषताएँ। संविधान हमारा बन गया, लागू हो गया, लेकिन उस संविधान हमारा किस प्रकार है, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आप लोगों के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वीडियो का जो पीडीएफ है उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताओं को। तो दोस्तों संविधान जो है वह किस प्रकार से बना, उसमें क्या-क्या घटनाएँ हुई, उसको हम लोगों ने देखा था अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वह हमारा होगा पॉइंट जो होगा संविधान की विशेषताएँ, ठीक है? टॉपिक होगा। तो दोस्तों सभी लोगों को पता है कि संविधान जो है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है मुख्यतः, ठीक है? एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। तो हमारे देश का जो संविधान है दोस्तों वह किस प्रकार का है, तो वह भारत का जो संविधान है दोस्तों सभी लोगों को पता है कि वह किस प्रकार का लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान का यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों वह अलिखित है, ठीक है? हमारे देश यानी भारत का संविधान क्या है? लिखित रूप में है और अमेरिका का भी संविधान क्या है? लिखित रूप में है। दोस्तों याद रखिएगा जो हमारे देश का संविधान है इसे आपका विश्व का सबसे लंबा संविधान कहा जाता है, ठीक है? उसी को आइए हम लोग पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है विश्व का सबसे लंबा संविधान। संविधान की विशेषताओं के क्रम में देखते हैं तो विश्व का सबसे लंबा संविधान हमारे देश के संविधान को कहा जाता है। देखिए कैसे कहा जाता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान में निरंतर संशोधन होते रहने से इसमें वृद्धि हुई तथा बहुत से उपबंध निष्कासित कर दिए गए। वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि जो हमारे देश का जो संविधान है जब वह निर्माण उसका किया गया, जब बना, तो उसमें मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है? कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है? इनकी संख्या अभी बढ़ चुकी है। 395 से लगभग ये आपके 400 से अधिक हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप से आपके 395 ही कहे जाते हैं, ठीक है? और जो अनुसूचियों की संख्या उसमें 4 बढ़ा दी गई है, जिससे यह आपके बढ़कर 12 हो चुकी है दोस्तों, ठीक है? तो मूल संविधान में आपके 395 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है टोटल। कितने हैं भाई? ठीक है, तो 22 भाग है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारे देश का जो संविधान है यह काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बताया गया है दोस्तों विभिन्न संविधानों की व्यवस्थाओं का समावेश। कहने का मतलब है कि अलग-अलग देशों के जो संविधान हैं उसमें जो व्यवस्थाएं की थी उसे हमारे देश में भी उसको लिया गया है। किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लिया गया है चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए भारतीय संविधान विश्व के अनेक संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात बना। जिस संविधान में जो व्यवस्था उत्तम एवं भारत के अनुकूल थी वह ले ली गई, ठीक है? दोस्तों जो हमारे देश का संविधान है यह अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात बना। जिस देश में जो व्यवस्थाएं हमारे देश के लोगों को अच्छी लगी और हमारे देश के अनुकूल थी उसको ले लिया गया हमारे संविधान में। जैसे आपके संसदीय व्यवस्था आपकी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, संगठन एवं शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद
अमेरिका से लिया गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। जर्मनी के संविधान व भारत अधिनियम 1935 से आपका आपातकाल से संबंधित उपबंध लिए गए हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे देश में अनेक देशों के संविधानों का क्या है समावेश है। वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो अच्छी व्यवस्थाएं थे उनको हमारे देश में ले लिया गया हमारे देश के अनुकूल के अनुसार, ठीक है। जैसे कि आपकी संसदीय व्यवस्था थी, मौलिक अधिकार थे, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, आदि इस प्रकार के जो भी व्यवस्थाएं अच्छी लगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में क्या है अनेक संविधानों का क्या है जो भी व्यवस्थाएं अच्छी थी उनका समावेश किया गया है। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब होता है दोस्तों कि भारत के लोग किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस वक्त क्या था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ठीक है। सभी लोग जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते थे उनके अनुसार लोग चलते थे। लेकिन अब हमारे देश के लोग किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। वह आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों हमारे देश के लोग जो हैं आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकते हैं। आंतरिक मामलों जैसे कोई अ, कोई नियम बनाना हो गया, कोई व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को लागू करना हो गया, तो बाहरी, ठीक है, देश से कोई उस पे हमारा कोई है, ठीक है, उस पे हमें किसी प्रकार का, ठीक है, उनसे क्या होगा, हम उनसे कोई सहमति नहीं लेंगे, ठीक है, या हम खुद ही स्वतंत्र होकर इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बाहरी मामलों में देखा जाए जैसे विदेश नीति यदि हमारी किस प्रकार की होगी, इसके मामले में हम क्या होंगे बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होंगे, खुद हमारे देश के लोग ही क्या करेंगे इस प्रकार की नीतियों का, ठीक है, निर्माण करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हमारा संविधान है। आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखते हैं समाजवादी राज्य। दोस्तों समाजवादी राज्य का मतलब आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। समाजवादी आप लोग पढ़ते हैं कि समाज, ठीक है, समाज में सभी लोगों को समान अधिकार। तो आज उसी को हम लोग देखेंगे, आप लोग भी आज देखेंगे कि समाजवादी राज्य का मतलब क्या होता है। देखिए समाजवादी का अर्थ धन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा समाजवाद का अर्थ यह नहीं होता है कि धन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, ठीक है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था केवल राष्ट्रीयकरण करना हमारा समाजवाद नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने कहा था केवल राष्ट्रीयकरण करना हमारा राष्ट्र समाजवाद नहीं है, ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की है, वह है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों अर्थव्यवस्था आपकी 3 प्रकार की होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है 3 प्रकार की होती है कि कौन कौन सी होती है। पहली तो होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग क्या कहते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें, ठीक है, जो आपका अर्थव्यवस्था होगा वह पूरी तरह से किस पे निर्भर होगा, यह बाजार की शक्तियों पर निर्भर, कहने का मतलब मांग और पूर्ति पे, मांग और पूर्ति इस पे जो होते हैं आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। इसमें जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से जो उद्योगपति होते हैं दोस्तों, ठीक है, उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनका जो दबदबा होता है, कह सकते हैं प्रभुत्व जो होता है इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ठीक है, उनका दबदबा बना रहता है। किस अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार दूसरा जो होता है समाजवादी जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं सोशलिज्म। दोस्तों इस अर्थव्यवस्था में जो है आपके जो अर्थव्यवस्था होती है यह पूरी तरह से सरकार के अंडर में होती है, ठीक है। किसके अंडर में, सरकार के अंडर में होती है, यानी सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें बाजार की जो शक्तियाँ होती हैं वह पूर्ण रूप से क्या होती है, नगण्य होती हैं, ठीक है, उनकी कोई शक्ति इसमें, ठीक है, नहीं होती है। इसमें जो समाज होता है उसका महत्व ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। यदि इसका उदाहरण देखा जाए तो आपका रूस का जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार का है, वह समाजवाद अर्थव्यवस्था पे आधारित है रूस का, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। और यदि पूंजीवादी देखा जाए तो जो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी पर निर्भर है। और तीसरा आता है दोस्तों आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि हमारे देश में अपनाया गया है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो गया, यानी कि
पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को यदि मिला दिया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। वही हमारे देश में अपनाया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उद्योगपति भी होंगे और ठीक है क्या होंगे, सरकार का भी नियंत्रण, दोनों लोगों का नियंत्रण होगा, ठीक है। तो तो देखा जाए तो हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बताया गया है कि समाजवाद को संविधान में बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ है गरीब अमीर के बीच की दूरी को कम करना, आर्थिक शोषण को कम करना तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण द्वारा आर्थिक न्याय नागरिकों को दिलाना। दोस्तों, यदि देखा जाए समाजवाद को, यदि हम लोग इसको डिफाइन करें, इसके अर्थ को समझें, तो पूर्ण रूप से तो इसको संविधान में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि गरीब अमीर के बीच की जो दूरी होती है इसको कम से कम किया जाए और आर्थिक शोषण जो हो रहा है लोगों के बीच में उसको कम करना और आर्थिक विकेंद्रीकरण द्वारा आर्थिक न्याय नागरिक को दिलाना। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है लोगों के बीच में, ठीक है, लोगों के बीच में जो भी आपके आर्थिक चीज़ें हैं उनको बांटना और लोगों को न्याय देना, यही है आपकी, ठीक है, समाजवादी राज्य जो कि हमारे देश में, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा भारत के संविधान में। तो ये हो गया आपका समाजवादी राज्य। आगे हम लोग देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, पहले देखिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यह नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द था दोस्तों, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द था, आम बोलचाल की भाषा में इसे धर्मनिरपेक्ष नाम दे दिया गया। लेकिन यदि संविधान के मूल संविधान में देखेंगे तो आपको पंथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में यदि पंथ निरपेक्ष रहे तो पंथ निरपेक्ष ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, धर्म निरपेक्ष रहे तो धर्म निरपेक्ष कर दिए, दोनों रहे तो आप पंथ निरपेक्ष को ही आप टिक करेंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय भारत में सभी धर्मों की रक्षा एवं सम्मान करना। सभी लोग जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य जो होगा वह सभी धर्मों का रक्षा एवं सम्मान करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, यही होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। आगे इसी प्रकार कह रहा है कि राज्य किसी भी मत या धर्म को राज्य के धर्म के रूप में नहीं अपनाएगा। जैसा मैंने अभी बताया, राज्य कोई भी मत या धर्म को नहीं अपना सकता। राज्य धर्म या मत के आधार पर नागरिकों को कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। यानी राज्य धर्म और जाति या किसी भी प्रकार से, ठीक है, अपने देश में कोई भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं लागू करेगा जो कि भेदभाव का कारण बने लोगों के बीच में। इसीलिए कहा जाता है कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यानी यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और राज्य का कोई अलग से धर्म नहीं होगा। तो इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगले पॉइंट में हम लोग देखें तो कह रहा है कि लोकतंत्रात्मक राज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य क्या है दोस्तों? देखिए, भारत में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होगा, ठीक है। यह देखिए, यह स्टेटमेंट भी आता है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। यह किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? यह अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। और भारत में इसी स्टेटमेंट को अपनाया गया है दोस्तों, यानी कि लोकतंत्रात्मक राज्य को अपनाया गया है। यानी भारत में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होगा। जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में सहभागी होगी। बहुत बड़ी बात कही गई है कि जनता जो होगी वह अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करेगी, शासन में सहभागी होगी। यानी जनता क्या करेगी, ठीक है, किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेगी, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करेगी और उसमें अपने क्या करेगी, अपने आप को, ठीक है, सहभागी के रूप में देखेगी शासन में, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक राज्य में, ठीक है। यह लोकतंत्र, ठीक है, जो यह लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आर्थिक होगा, ठीक है। यह जो लोकतांत्रिक राज्य होगा वह किस प्रकार का होगा? लोकतंत्र सामाजिक होगा, राजनीतिक होगा और आर्थिक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना होगी। यानी कि लोकतंत्रात्मक राज्य में क्या होगा? लोकतंत्र सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक होगा, जिसमें आपके न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की भावना लोगों के अंदर
व्याप्त होगी, इसी को कहा जाता है लोकतंत्रात्मक राज्य। ठीक है, यानी कि भारत में किसी अन्य व्यक्ति का शासन नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जनता के लिए जो व्यवस्थाएं बनेगा उसी को, ठीक है, लोकतंत्रात्मक राज्य के रूप में अपनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, गण राज्य। गण राज्य आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य देश है। ठीक है, आज उसी को हम लोग देखेंगे कि आपने बहुत बार देखा है कि इस शब्द को, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, गण गण राज्य का मतलब होता है कि भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक ही सुशोभित करेगा। ठीक है, वह आनुवांशिक न होकर एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होगा। यानी कहने का मतलब है कि गणराज्य का अभिप्राय यह होता है कि भारत का जो सर्वोच्च पद होता है, कौन सा पद, राष्ट्रपति पद होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा पद, राष्ट्रपति पद होता है, जिसे नागरिक, ठीक है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक ही सुशोभित करेगा। ठीक है, यानी कि भारत का जो कह सकते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, जो उन्हें, ठीक है, वह सुशोभित करते हैं। और इनका जो पद होगा वह आनुवांशिक नहीं होगा, ये नहीं कि उनका बेटा फिर या उनका बेटा उनका पोता राष्ट्रपति बनेगा, यह बल्कि एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, एकल संक्रमणीय प्रणाली की पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत क्या है, गणतंत्रात्मक राज्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भारत में जो सर्वोच्च पद है वह राष्ट्रपति सुशोभित करते हैं। ठीक है, क्योंकि वह आनुवांशिक न होकर एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा देश क्या हो जाता है, गण राज्य बन जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 8वां पॉइंट देखिए कह रहा है संसदीय सरकार। दोस्तों, संसदीय सरकार का मतलब आप लोग जानते हैं कि इस व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं वह नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं, और प्रधानमंत्री तथा उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं वह वास्तविक कार्यपालिका होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास जो शक्तियाँ होती है वह नाम मात्र की होती है, लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखा जाए जो शक्ति होती है प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है। जो संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा प्रधानमंत्री तथा उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति के प्रति नहीं। हमेशा याद रखिएगा, संसद का जो निचला सदन होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के प्रति, ये भी याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। प्रश्न यहीं से बनता है कि, ठीक है, जो संसदीय सरकार में जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा दोनों के प्रति, तो लोकसभा के जो संसद का निचला सदन का निचला सदन होता लोकसभा होता है। ठीक है, संसद का निचला सदन। आगे हम लोग देखते हैं 9वां पॉइंट देखिए कह रहा है लचीला अधिक कठोर कम। ठीक है दोस्तों, लचीला का मतलब होता है कि उसमें भारत का जो संविधान होगा उसमें संशोधन किया जा सकता है। लचीला का मतलब, ठीक है, लचीला का मतलब ऐसे नहीं कि कोई आपका डंडा है उसको आप लपका दें या, ठीक है, उसको मोड़ दें, वो लचीला हो गया। लचीला का मतलब कि उसमें, ठीक है, संशोधन किया जाए। ठीक है, संशोधन हो सकता है जब भी आपको आवश्यकता पड़े कि, ठीक है, इस नियम में थोड़ा सा यह परिवर्तन करके इस तरह से इसको बना दिया जाए, ठीक है, ताकि जनता के लिए, ठीक है, कुछ अन्य प्रकार से उनका, ठीक है, इसमें उनकी भलाई हो सके। तो इसी को कहा जाता है लचीला, कठोर। ठीक है, कठोर भी है लेकिन कठोर कम है, कुछ मामलों में लचीला भी है, कुछ में कम कठोर है। देखते हैं किस प्रकार से है। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका के बीच की स्थिति भारतीय संविधान की है। दोस्तों याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के संविधान की जो बीच की स्थिति है वह है हमारी क्या, भारत के संविधान की स्थिति। संशोधन की प्रक्रिया कुछ उपबंधों के लिए अत्यंत सरल है। जिस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया देखा जाए तो कुछ उपबंधों में क्या अत्यंत सरल है, कुछ के लिए थोड़ी कठिन है, कुछ उपबंधों के लिए अधिक कठिन है। तो संशोधन की प्रक्रिया यदि देखें तो कुछ मामलों में अत्यंत मतलब बहुत ही सरल है, कुछ मामलों में थोड़ी सी कठिन है, कुछ मामलों में बहुत ही कठिन है। ठीक है, कुछ मामलों में बहुत ही कठिन हो जाती है दोस्तों। ठीक है, देखिए लचीला का यदि देखा जाए, लचीले के रूप में सरल के रूप में, तो यदि कोई संशोधन करना होता है दोस्तों तो संसद में जो होता है संशोधन करने के लिए आपको 2/3 से बहुमत से यदि इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। सरकार क्या करती है,
ठीक है 2/3 से यदि बहुमत प्राप्त कर लेगी तो ठीक है उसको क्या कर सकती है, संविधान में कोई ठीक है बदलाव कर सकती है। दूसरा इसके लिए शर्त होता है कम से कम आधे से अधिक जो राज्यों से क्या होगा उसको ठीक है परमिशन की भी आवश्यकता पड़ती है। कम से कम आधे से जो राज्य हैं हमारे देश में उनकी ठीक है उनसे अनुमति ठीक है उनकी सहमति होनी चाहिए इसके लिए, तभी जाके कोई संशोधन हो सकता है। ठीक है और 2/3 आपको बहुमत भी होना चाहिए। तो कह सकते हैं सरल भी है, कठिन भी है, कुछ मामलों में अधिक कठिन भी है। अगला पॉइंट देखिए कह रहा है 10वां मूल अधिकार व कर्तव्य। दोस्तों याद रखिए मूल अधिकार हमारे देश के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार भी दिए गए हैं, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है वह कौन कौन से अधिकार हैं, किस प्रकार के कर्तव्य हैं, उनको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं किस प्रकार के अधिकार को किस दिया गया है संविधान में। देखिए संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। सभी लोगों को पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो 7वां मौलिक पहले शुरू में आपका 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां जो मौलिक अधिकार था वह संपत्ति का था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ था उसी वक्त आपका जो ये संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में आपके 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है ये भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये 86वें संविधान संशोधन से 11 हो चुके हैं। दोस्तों याद रखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में उसमें 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है किस संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत ठीक है 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। और इसके बाद जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों उसमें एक और जोड़ दिया गया जो टोटल हो जाते हैं आपके 11। ठीक है इसको हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो पढ़ेंगे किस प्रकार से उसको जोड़ा गया। ठीक है वो हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में 11वें पॉइंट में देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों ठीक है हमारे देश के संविधान में ठीक है जो राज्य हैं ठीक है राज्यों को ठीक है संविधान के माध्यम से कुछ उनको निर्देश दिए गए हैं। ठीक है निर्देश दिए गए हैं राज्यों के लिए। ठीक है राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं कि आप नागरिकों को ठीक है इस प्रकार से व्यवस्थाएं देंगे ताकि नागरिकों को किस प्रकार से दिक्कत ना हो। ठीक है यह लेकिन राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह ठीक है यह न्यायालय में वाद नहीं होते हैं। ठीक है इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। देखते हैं आगे हम लोग क्या बताया गया है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए संबंधित कानून बनाने के लिए सरकार को कुछ निर्देश संविधान में दिए गए हैं। दोस्तों हमारे देश में जो भी राज्य हैं ठीक है वह उस राज्य में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय एवं सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी रक्षा के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। उसी निर्देश को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। ठीक है वह क्या है, तो वह संविधान के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि अपने राज्य में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करने के लिए राज्यों को सौंपे गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 12वां पॉइंट। तो 12वां पॉइंट में बताया गया दोस्तों सशक्त केंद्र के साथ संघीय की सरकार। ठीक है दोस्तों ये थोड़ा सा आप लोगों को टिपिकल लगेगा लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से तो समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय सरकार से मतलब क्या है, तो भारत में संघीय सरकार। ठीक है भारत में संघीय सरकार मतलब कि केंद्र और राज्यों में पृथक पृथक सरकारें होंगे, ये सभी लोग जानते हैं। संघीय सरकार का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होंगी। ठीक है जैसे आपकी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं, राज्यों में जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये सरकारें क्या होंगी, अलग अलग सरकारें होती हैं। ठीक है विषयों का केंद्र और राज्यों में विभाजन न्यायपालिका की निष्पक्षता अस्थायी स्थापित की गई है। कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य में जो पृथक पृथक सरकारें होंगी वह अपने अपने विषयों को केंद्र और राज्य में विभाजन के तौर पर न्यायपालिका की निष्पक्षता के रूप में स्थापित उनको करती हैं। ठीक है यानी कि न्यायपालिका जो होगी केंद्र और राज्य के लिए क्या होगी, वह निष्पक्ष होंगी, वह किसी के अधीन नहीं होंगी। दोस्तों याद रखिएगा न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं होगी, वह राज्य के लिए भी ठीक है क्या होगी,
वह समान रूप से कार्य करेगी और केंद्र के लिए, ये नहीं कि राज्य का कोई न्यायपालिका अलग है और केंद्र का अलग है। न्यायपालिका सबके लिए एक ही होती है, ठीक है। ये नहीं कि आपका हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट किसी राज्य का अलग हो जाएगा, नहीं। हाई कोर्ट का मतलब हुआ, ठीक है, केंद्र और राज्य के सभी हाई कोर्ट जो भी मतलब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, या सभी के लिए इक्वल होते हैं। वह किसी राज्य के पार्टिकुलर के लिए एक नहीं बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आपातकाल में संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देश में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, जो आपातकाल जब लगाया जाता है दोस्तों, यदि किसी कारणवश, ठीक है, बाहरी आक्रमण के कारण या देश में राज्य में कोई इस प्रकार की व्यवस्थाएं फैल जाए जो, ठीक है, राष्ट्रपति की नज़र में लगे कि यह व्यवस्था सही नहीं है, तो आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो उस समय जो संघात्मक व्यवस्था होती है दोस्तों, वह एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। यानी वह किस प्रकार हो जाती है, वह केंद्र के अधीन ठीक हो जाती है, ठीक है, किसके, केंद्र के अधीन, ठीक है, वह राष्ट्रपति के अधीन हो जाती है। यानी कि आपकी जो भी नियम कानून होंगे वह राष्ट्रपति के अनुकूल चलेंगे, ठीक है, वह राष्ट्रपति के शासन के अनुरूप चलेंगी। सारी व्यवस्थाएं, राज्य का उसमें कोई ठीक है हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी क्रम में हम लोग विशेषताओं के क्रम में भारतीय संविधान की विशेषताओं के क्रम में 13वां पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार। वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, कि वयस्क कब होते हैं, ठीक है, वयस्क हमारे देश में माना गया है कि यदि आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप वयस्क के श्रेणी में आ जाते हैं। शुरू में जब मतदान का अधिकार था तो वह आपके 21 वर्ष था, ठीक है, क्या था, 21 वर्ष था, ठीक है, 21 वर्ष था, जो कि 61वें संविधान का जो संशोधन हुआ था आपको 1989 में, ठीक है, उस वहाँ से आपको संशोधन करके इसको पुनः नहीं 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया था, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ठीक है, उसमें आपका 21 से 18 वर्ष कर दिया गया मतदान के लिए, ठीक है। तो देखिए यह पॉइंट कह क्या रहा है उसको हम लोग समझते हैं। पॉइंट कह रहा है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के भेदभाव के बिना सभी वयस्कों को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं मताधिकार दिया गया है उनको। दोस्तों यानी कि धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इस प्रकार की यदि कोई वयस्क 18 साल की उनकी उम्र हो चुकी है तो वह मताधिकार दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार का मतलब क्या हो गया, कि सभी लोग, कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। वह 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं तो वह अपने मत को दे सकते हैं। यही होता है वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार। आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय सर्वोच्चता के बीच समझौता। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब देखिए कह रहा है, न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान में उपबंधित शक्तियों के विवरण के अनुसार विधानमंडल की शक्ति के बाहर है या संविधान के किसी अनुबंधित उपबंध का अतिक्रमण करती है, लेकिन न्यायपालिका को विधायिका की नीति के औचित्य का पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब कि न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी विधि, संविधान में कोई भी नियम कानून है उसको असंवैधानिक, ठीक है, संविधान में नहीं, यदि कोई कार्यपालिका कोई विधि बनाती है तो उसको वह असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है। तो यह न्यायपालिका को शक्ति दी गई है दोस्तों, ठीक है। या कह सकते हैं कि संविधान के किसी जो अनुबंधित जो भी उपबंध है, जो नियम कानून है, उसके उनका क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, उनका हनन कर रहे हैं, ठीक है, नागरिकों के जो भी अधिकार है उनका हनन हो रहा है संविधान के माध्यम से। तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका को विधायिका की जो नीति होती है दोस्तों, उसको औचित्य का पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्या है, अधिकार नहीं है दोस्तों, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो क्या है, न्यायपालिका को विधायिका की नीति के औचित्य को पुनर्विलोकन करने का अधिकार नहीं है। देखिए न्यायपालिका के आगे हम लोग देखते हैं, तो न्यायपालिका की रुकावट डालने पर जो विधायिका होगी दोस्तों, वह संविधान संशोधन करके उसको दूर कर सकती है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका के द्वारा यदि कोई भी कार्यपालिका विधायिका के द्वारा यदि कोई
विधि बनाई गई है विधायिका के द्वारा, ठीक है, विधायिका के द्वारा कोई विधि बनाई गई है और उसे न्यायपालिका के द्वारा क्या कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो विधायिका क्या करेगी, उसको फिर उसमें संशोधन करके उसको दूर कर सकती है, ठीक है। जो भी यदि न्यायपालिका के माध्यम से कहा जाए कि यह जो आपने विधि बनाया है, इस विधि में यह जो आपने पॉइंट डाला है, यह जो आपने कानून बनाई है, यह क्या कर रहे हैं, संविधान के अनुकूल नहीं है, यह क्या कर रहे हैं, संविधान के उपबंधों का अतिक्रमण कर रही है, इसको आप नहीं लागू कर सकते हैं, तो विधायिका उस चीज को क्या कर सकती है, संशोधन करके दूर कर सकती है, ठीक है। तो यह है आपके न्यायिक पुनर्विलोकन और संसदीय सर्वोच्चता के बीच का समझौता, यानी दोनों लोग के बीच क्या है, समझौता है, ठीक है। न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्चता के बीच का एक प्रकार का यह समझौता है, यानी कि न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित करेगी, इसके बाद जो विधायिका होगी वह क्या करेगी, उसमें संशोधन करके उसको दूर करेगी। तो यह एक प्रकार का उनके बीच का कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, समझौता है। इसी क्रम में यदि हम लोग देखते हैं 15वां पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है। 15वां पॉइंट कह रहा है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का क्या मतलब है, आपातकालीन उपबंध का मतलब है किसी भी आपात का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को विस्तृत आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। इनका उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता की सलाह से करता है। दोस्तों आपातकालीन उपबंध में जब आपात का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को क्या किया गया है, बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। इसमें वह किस प्रकार से लागू करेंगे, तो वह मंत्रिमंडल की सहायता से सलाह लेकर क्या करते हैं, इन शक्तियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। किसी भी वक्त वह मंत्रिमंडल से सलाह ले सकते हैं, यदि इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इन शक्तियों का वह अपना आप प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति महोदय, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, राष्ट्रपति महोदय ही हमेशा करेंगे। चलिए राज्यों में किस प्रकार से होगा दोस्तों, तो राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति को, ठीक है, ऐसा कहेंगे, ठीक है, तो वह राज्यपाल के द्वारा जो भी जो भी निर्देश देंगे, राज्यपाल उनको बताएंगे कि राज्य में इस प्रकार की जो संवैधानिक ढांचा है वह सही नहीं चल रहा है, सरकार नहीं सही चल रही है, तो राष्ट्रपति उसको देखेंगे, उसके हिसाब से वह वहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 16वां पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है। यह आखिरी पॉइंट है आप लोगों का संविधान की विशेषताओं के क्रम में। देखिए कह रहे संविधान का मूल रूप इंग्लिश भाषा में। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का जो मूल रूप था, जब बना था संविधान, वह किस भाषा में लिखा गया था, तो वह दोस्तों आपके इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। हमेशा याद रखिएगा, संविधान हमारा हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया था। वह किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों, तो वह लिखा गया था आपका इंग्लिश भाषा में दोस्तों लिखा गया था। किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो संविधान मूल रूप से इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। जो 98वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1987 में, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 394 क के अंतर्गत स्थापित करके संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उपबंध किया गया। यानी कि संशोधन जो हुआ था आपका 98वां 1987 में, उसमें अनुच्छेद 394 क के अंतर्गत क्या किया गया, संविधान को हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो हिंदी में संविधान को वैधानिक रूप भी प्रदान कर दिया गया, इसके अंतर्गत जो 98वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो यदि प्रश्न आपसे बनेगा कि संविधान जब बना था तो वह किस भाषा में मूल रूप से बना था, हिंदी इंग्लिश दोनों, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप इंग्लिश मत करिएगा या हिंदी इंग्लिश दोनों मत करिएगा, हमेशा आप कहेंगे इंग्लिश भाषा में, ठीक है। इसको हिंदी में कब कन्वर्ट किया गया, 98वां संशोधन जो आपका 1987 हुआ था, उसमें अनुच्छेद 300 के अंतर्गत किया गया। तो टोटल आपके ये लगभग 16 पॉइंट थे संविधान की विशेषताओं के क्रम में दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में जो शासन व्यवस्था है, ये हमेशा याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यदि देखा जाए विश्व में, तो टोटल आपकी किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पे केवल जो है विश्व में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। एक केंद्र की होती है, एक राज्य की, ठीक है। एक केंद्र की होती है, एक राज्य की, लेकिन हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे किस प्रकार से त्रिस्तरीय है, ठीक है। और विश्व में दो स्तरीय है, केंद्र राज्य